हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस की। इसी कंटिन्यूएशन में एक थियरी हम डिस्कस कर चुके हैं, वेगनर्स लॉ, और आज उसी का सेकंड पार्ट यानी नेक्स्ट थियरी हम पढ़ेंगे, पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। तो चलिए शुरू करने से पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। ये थियरी दो इकोनॉमिस्ट यानी एलन टी पीकॉक और जैक वाइजमैन, दो यानी जिन्हें पीकॉक वाइजमैन कहा जाता है, उन दोनों ने ये थियरी दी थी। उसके अलावा दोनों ने क्या किया था, 1890 से लेकर 1955 में एक स्टडी कंडक्ट की थी ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 1961 में उन्होंने ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन दी यूके उस पर एक अपनी रिसर्च की। तो ये तो हुआ एक ब्रीफ हिस्ट्री के इसे देने वाले पीकॉक और वाइजमैन है। अब देखा जाता है इस थियरी में है क्या। सबसे पहली चीज, ये थियरी डेवलप्ड हुई थी 1890 में एंड इट इज बेस्ड ऑन वेगनर्स लॉ, यानी वो लॉ जो आपने इससे पहले पढ़ी थी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इन स्मूथ वे बट इन जर्की मैनर। अब यहाँ पे इसका क्या कहने का मतलब है, दैट ये कोई अश्योरेंस नहीं होता है, ये कुछ कंफर्म नहीं होता है कि जितना एक्सपेंडिचर पहले खर्च किया गया है उतना ही एक्सपेंडिचर आज भी खर्च किया जाएगा। कभी जरूरत ज्यादा पड़ती है इकोनॉमी में, ज्यादा पैसे लगाना पड़ता है, तो कभी कम लगाना पड़ता है। तो जर्की, जैसे आप जानते हैं, जर्क्स का मतलब होता है कि एकदम से हाई लेवल देन लो लेवल। तो ये जर्क्स की बात की गई है कि एक्सपेंडिचर स्मूथ लेवल में नहीं जाता है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या सीधे मूव कर रहा है, बल्कि वो जर्क्स खा खा के मूव करता है, कभी अप कभी डाउन। अब हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। इसमें आपको दिख रहा होगा एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स पे हमने लिया है पीरियड और वाई एक्सिस पे हमने लिया है पब्लिक एक्सपेंडिचर। इन द डायग्राम यू कैन सी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है इट इज राइजिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर मूव कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जो उसका एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है दैट इज नॉट स्मूथ। उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक डिस्टर्बेंस है, जर्क्स है, कहीं अपसाइड है कहीं डाउन है। तो यही चीज बताई गई थी इस थ्योरी में। तो ये डायग्राम आपको पीकॉक वाइजमैन का जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करता है। इसी को समझाने के लिए तीन इफेक्ट्स का यूज किया गया था। वो इफेक्ट्स है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और कंसंट्रेशन इफेक्ट। साथ ही साथ एक और चीज बताई गई थी इसमें, वो है टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन, जो अभी आप डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इन तीन इफेक्ट्स के साथ ये थ्योरी समझाई गई थी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं ये इफेक्ट्स हैं क्या। एक चीज इस थ्योरी के बारे में बताना चाहेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेगनर्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में अपेयर करते हैं तो ये जरूर पूछा जाता है। एंड पीकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस से आपकी वो लॉ क्या है ये नहीं पूछी जाती है, कि उनका हाइपोथेसिस क्या था वो नहीं पूछा जाता है। दे आस्क यू अबाउट दीज इफेक्ट्स। सो ये ध्यान से जरा सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में कहा जाता है लो रेट ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर्स आर रिप्लेस्ड बाय हायर टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर्स। इसका मतलब है कि जब इकोनॉमी में जरूरत पड़ती है, खर्चों की आवश्यकता आन पड़ती है, मानिए कुछ कंस्ट्रक्शन होना है, कुछ मेंटेनेंस होना है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर लोगों के लिए ही, सोशल वेलबींग के लिए खर्च हो रहा है, तो क्या होता है कि टैक्सेस का रेट बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जब ज्यादा टैक्सेस होंगे तो ज्यादा रेवेन्यू आएगा, जब ज्यादा रेवेन्यू आएगा तो ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा। तो लोअर रेट्स ऑफ टैक्सेस आर expenditures are replaced by higher rate of taxes and expenditure. Displacement का मतलब ही होता है एक की जगह से हटा के दूसरे को प्लेस कर देना, डिस्प्लेस। तो अब एक चीज आई थी टॉलरेंस लेवल। टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेस का मतलब इसी में आपको समझ में आएगा कि वंस दे हैव स्टार्टेड पेइंग हायर टैक्सेस, यानी लोगों ने ज्यादा टैक्स पे करना शुरू कर दिए, तो दे हैव दिस टॉलरेंस लेवल, मतलब अब वो इस लेवल में आ गए कि वो ज्यादा टैक्स पे करें। तो इकोनॉमी अब नहीं चाहेगी दैट दे शुड स्विच टू दी प्रीवियस लेवल। सपोज कोई पहले 50,000, एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 टैक्स पे कर रहा था, ठीक है, अब उसका टैक्स बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। डिपेंडिंग अपॉन द स्लैब रेट्स, वो सब अपनी जगह है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि 50,000 था, अब वो 1 लाख रुपए पे कर रहा है। तो नाउ दैट पर्सन हैज रीच्ड टू दिस लेवल, मतलब उसने टॉलरेंस लेवल अटेन कर लिया कि नाउ ही इज कंफर्टेबल with paying higher taxes. तो अब क्या होगा, this is only tolerance level of taxes, that when a person is comfortable with paying higher taxes, तो इकोनॉमी नहीं चाहेगी कि वो उसको डिस्टर्ब करें और वापस से वो लोअर टैक्सेस में आ जाए, क्योंकि हायर टैक्सेस लीड्स टू हायर रेवेन्यू, हायर रेवेन्यू मींस हायर एक्सपेंडिचर। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इंस्पेक्शन इफेक्ट। इंस्पेक्शन इफेक्ट में बात की गई है सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस forces the government to find solution for the problems
which were previously neglected. अब इसका क्या मतलब है? सोशल और इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस की बात की गई. डिस्टर्बेंसेस लाइक वॉर, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, यानी किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस जो इकोनॉमी को, जो अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहा है, जो उसकी रेगुलर मूवमेंट है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है. पहले क्या हुआ था? पहले इतने शायद रिसोर्सेज नहीं थे या कोई भी और रीजन रहा होगा तो उसको इग्नोर कर दिया गया. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीजन यही रहता है कि रिसोर्सेज जो थे वो उतने नहीं होंगे तो उसको निग्लेक्ट कर दिया गया. लेकिन एक पॉइंट के बाद जब वो जरूरत पड़ती है कि अब ये नेसेसरी है, ये करना ही करना है, तो फिर वो खर्चा किया जाता है. एग्जाम्पल आप ले लीजिए इसका. सपोज किसी वॉर का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वॉर की वजह से वॉरफेयर वगैरह सब यूज हुआ, लेकिन उससे अल्टीमेट क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन हुआ, रोड्स खराब हो गए, बिल्डिंग्स डैमेज हो गई. तो अभी तक क्या हुआ कि रोड्स को इग्नोर किया जा रहा था क्योंकि दे वर मैनेजेबल. मतलब मैनेजेबल इन द सेंस people were coming and going, it was easy for the people to commute. थोड़ा सा disturbance था लेकिन still they were managing. लेकिन now the situation has been worsened, अब और खराब हो गई है. अब वो रास्ता इतना भी नहीं है कि उस पे चला जा सके. So now it requires immediate solution. तो अब क्या होगा? उस पे काम किया जाएगा. तो मतलब वो चीजें जो पहले निग्लेक्ट कर दी गई थी, जो नजरअंदाज कर दी गई थी, अब उन पे दोबारा काम किया जाएगा. ये होता है इंस्पेक्शन. अब थर्ड इफेक्ट देखते हैं, concentration effect. इसमें क्या होता है कि an economy can grow faster if the concentration is on the central government as the economic activities of this government grows faster than the state and local. अब इसका क्या मतलब है? ये बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती है वो बहुत फास्ट ग्रो करती है. मतलब वो लार्जर ऑडियंस को टारगेट करती है या ज्यादा लोगों की तरफ केंद्रित होती हैं, फोकस्ड होती हैं. तो अल्टीमेटली क्या होता है? कंसंट्रेशन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ होता है क्योंकि उनकी द्वारा की गई एक्टिविटीज जो होंगी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, वो ज्यादा लार्जर मास को केटर करेंगी. तो ये बताया गया कंसंट्रेशन इफेक्ट में. यानी ये तीन इफेक्ट्स, डिस्प्लेसमेंट में जैसे आपने बताया था हायर टैक्सेस को, लोअर टैक्सेस को रिप्लेस करेगा हायर टैक्सेस. इंस्पेक्शन में वो चीजें, वो डिस्टर्बेंसेस जिनको प्रीवियसली इग्नोर किया गया था, अब उसको क्या किया जा रहा है? उसके लिए सोल्यूशन फाइंड किया जा रहा है. कंसंट्रेशन इफेक्ट में यानी सारा ध्यान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर है. क्यों है? क्योंकि उनके द्वारा की जाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या करती हैं? जो रिजल्ट होता है वो ज्यादा बेहतर होता है और वो ग्रोथ में मदद करती हैं. ये तो बात हो गई इफेक्ट्स की. अब एक कंपैरिजन किया जाए अगर वेगनर्स लॉ और दिस पीकॉक-वाइजमैन हाइपोथेसिस में, तो एक बात ये सामने आती है that government spending trend is more convincing in Peacock-Weizmann hypothesis than in Wegener's law. यानी वेगनर ने कहा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड होती है, ये बात कही थी. लेकिन पीकॉक-वाइजमैन ने क्या बताया कि देयर इज नो स्मूथ ट्रेंड फॉर द एक्सपेंडिचर. यानी एक्सपेंडिचर खर्च करने का कोई एक सीधा रास्ता या सीधा एक कोई ढंग नहीं है कि उस पर वो चलता जाएगा, इसी हिसाब से बढ़ेगा. ये कहा गया कि इट फॉलोज द जर्की ट्रेंड, यानी sometimes it is higher, other times it is lower, depending upon the situation and the availability of funds. तो इस हिसाब से तो जो पीकॉक-वाइजमैन की बात है वो ज्यादा कन्विंसिंग है. दूसरी चीज क्या बताई गई है? The course of advancement and structural changes leads to constant and systematic expansion of public expenditure. It says that with the continuous changes in the economy, suppose नए buildings बन रही हैं, हॉस्पिटल सेटअप हो रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, तो ये सारे जो खर्चे हो रहे हैं, जो नए नए चीजों का निर्माण हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, इट रिक्वायर्स व्हाट? ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर. इन सबको एक्सपेंडिचर की जरूरत है. तो जब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे अल्टीमेटली इट लीड्स टू एक्सपेंशन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो दिस इज ऑल अबाउट पीकॉक-वाइजमैन हाइपोथेसिस. नाम से भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट बिलीव मी इट इज रियली सिंपल. एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा सुनिएगा, लेकिन आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. आई होप इस वीडियो में जितना भी आपको बताया है वो आपको क्लियर होगा, कोई और डाउट नहीं रहेगा. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, एज आई ऑलवेज से, डू लेट मी नो, राइट इन टू मी. कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या नहीं समझ में आया है, सो आई कैन क्लियर आउट ऑल योर डाउट्स. बट आई होप ये समझ में आएगा. सो आज के लिए बस इतना ही. आप इतना पढ़िए, इतना रिवाइज करिए, इसको समझिए, और इन केस ऑफ एनी डाउट या कुछ नहीं समझ में आता है जरूर बताइए. सो see you all very soon. Take care everyone.